सुरेश मेरे पिछले 50 वर्षों के मित्र हैं। आप तो आज लेखक से मिल रहे हैं, मैंने इस लेखक को बनते हुए देखा है। और सुरेश एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आप ये देखिए, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हम दोनों लोग छात्र थे। ये सन 65 में विश्वविद्यालय में आए, मैं 68 में आया। आज से आप देख लीजिए कितना टाइम निकल गया। और 70 में सुरेश ने मुट्ठियों में बंद आकार नाम से एक कविता संग्रह संपादित किया, जिसमें कि सारे उस समय के युवा जो कवि थे उसमें शामिल थे, विशेष तौर से विश्वविद्यालय। उसी तरह से समीकरण नाम का, जिसमें प्रेम भाई भी संकलित थे, उनकी कहानियाँ थी, मेरी थी, हाँ, उसका संपादन, मतलब कि इतना पहले से वो उनके अंदर संपादन का गुण था। और यही नहीं, जो हिंदी जगत आप लोग देख रहे हैं पिछले मेरे ख्याल से 20-25 वर्ष से, उसका भी अब संपादन लगातार कर रहे हैं। इस संपादन के अलावा उनमें फोटोग्राफी, गजब के फोटोग्राफर हैं। मेरे पिताजी के इतने बढ़िया चित्र निकाले हैं मेरे ने, भवानी जी के, जैनेन जी के, मेरे ख्याल से और कोई नाम मेरे से छूट रहे होंगे, मतलब जो उस वक्त साहित्यकार थे सबके। सुरेश जो हैं वो बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच में पिछले 17-18 वर्षों में इतना काम किया है हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कि वो अद्भुत है। उसके बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। पर पहली बात जो मैं ये पूछूंगा और जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि क्यों ये ऋतुपर्ण कहाँ से आया। सुरेश चंद्र अग्रवाल थे और बरसाना, मथुरा और वृंदावन के पिताजी के साथ दिल्ली चले आए, वहाँ लाल किला और फतेहपुरी। तो एक तो पहले ये बताओ कि ये कविता का जो प्रेम है ये मथुरा वृंदावन से है या ये लाल किला फतेहपुरी की शर्तों से है? सुरेश। धन्यवाद विश्व रंग के आयोजककर्ताओं को, हाँ, और पवन माथुर को कि हमको ये एक अवसर दिया यहाँ सबके साथ मिलने का, जुलने का, और सबसे मिल कर के, सुन कर के जो प्रेरणा मिलती है वो हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। दूसरा सौभाग्य ये है कि आज आप सब लोगों के सामने बैठ कर के अपने जीवन के कुछ प्रश्न हम इधर उधर करेंगे, और उन सब में हमारा चिट्ठा खोलने में पवन माथुर को हम अपने साथ पा रहे हैं, जो 50 साल के हमारे साथी हैं, सारे उतार चढ़ाव के साथी हैं। और सौभाग्य की बात है कि प्रेम जन्मे जी भी हमारे साथ हैं, जो उतने वर्षों से ही हमारे साथ है। तो कम से कम ये एक मित्र त्रयी आपके सामने है। असल में सुरेश चंद्र अग्रवाल मेरे घर का नाम है। तो जब सन 65 में हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ने गया और कविताएं लिखता था, वो स्कूल के दिनों से ही हमने शुरू कर लिया था। चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा में पढ़ते हुए ऐसा माहौल था कि बहुत कुछ हम करते थे, और उसी दौरान हमने कुछ लोगों की कविताएं सुन करके उसकी नकल पे अपनी कविता लिखनी शुरू कर दी। मैया नेता मोहे बना दे, खादी का कुर्ता सिलवा दे, टोपी मोहे लगा दे। तो ये किसी और की कविता की छाया थी। तो हमारे गुरु ने कहा कि देखो, अगर कविता लिखनी तो अपनी लिखो, दूसरों की चीज़ों को मत लिया करो। तो हमने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है। एनीवे, जब मैं हिंदू कॉलेज में आया तो पहली बार एक बड़ी लाइब्रेरी से, बड़ी चीज़ों से मेरा संपर्क हुआ। उन्हीं दिनों मैंने मुक्तिबोध भी पढ़ा। 64 में वो मरे थे, 65 में मैं पढ़ने गया, उनका बड़ा नाम चल रहा था। धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ा, कनु प्रिया पढ़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस जमाने में पढ़ी थी। तो लगा कि कविता का मुहावरा क्या होता है, और उससे हम लोगों ने शुरुआत की। तो लोगों ने कहा कि सुरेश चंद्र अग्रवाल और तुम जो कविता लिख रहे हो उसके साथ कुछ मेल बन नहीं रहा है, क्योंकि मैं सुरेश चंचल नाम से लिखने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कविता में चंचलता तो होती नहीं है यार, तुम क्या लिख रहे हो। तो मैं सोचता रहा कि अच्छा किसी एक उपनाम की खोज की जाए। तो मुझे महाभारत की कथाएं कुछ पढ़ते हुए राजा ऋतुपर्ण की कहानी मिली नल दमयंती प्रसंग में। तो मैंने उससे ऋतुपर्ण चुरा लिया और अपने साथ लगा लिया उसको। और इस तरह से मैं सन 65 के अंत में और 66 के शुरुआती दिनों में सुरेश ऋतुपर्ण हो गए। और ऋतुपर्ण, मैं तुमसे एक सवाल इस बीच में और पूछूं कि वो जो दशक था 60 और 70 का,
आप ये देखिए कि वो नई कविता का लगभग चरमोत्कर्ष था। संक्रांत कैलाश वाजपेयी का आया था, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर जी का था, और गर्म हवाएं सर्वेश्वर जी का, इतने चर्चित थे। और उसी बीच में एक ध्वंसात्मक कविता भी थी जो भाषा को बहुत बदल रही थी। तो सुरेश ने अपनी कविता का जो स्वर साधा है वो इस दशक में साधा। तो मैं ये चाहता था कि ऋतुपर्ण के ऊपर अब ज़्यादा न कहकर ये बताओ कि वो जो उसमें जो तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं थीं, दो तो बहुत मुझे याद आती हैं, एक गांधी पर थी और एक जो बाण ये लक्ष्यहीन थी जो शायद बाद में धर्मयुग में भी छपी, उसका कुछ तुम अंश पाठ करो या उसके बारे में कुछ कहो। सन 1969 में एमए प्रीवियस में पढ़ता था और गांधी शताब्दी वर्ष चल रहा था। मैं तब युववाणी शुरू हुई थी और मैं युववाणी की एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था, क्योंकि मैं आज आई के गुजराल से भिड़ गया था किसी कुछ को ले करके। तो उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने कहा इसको एडवाइजरी काउंसिल में रखा जाए। एनीवे, रमानाथ अवस्थी पहले प्रोड्यूसर थे उसके और बहुत बड़े कवि थे, उनका बड़ा स्नेह हम पर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गांधी शताब्दी वर्ष पर मैं गांधी पर एक कविता चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी जो गांधी के बारे में सोचती है वो कुछ उस तरह का नहीं है जैसा कि गांधीवादी तरीके से लोग सामने रखते हैं। तो बोला यही लिखो। तो मैंने कविता लिखी थी, कुछ पंक्तियां जो याद है वो मैं सुना देता हूं क्योंकि लंबा समय नहीं है। मैं जोड़ नहीं पाता हूं अपने को लफ्फाजियों की उस भीड़ के साथ जो गांधी को किसी सिक्के की तरह चलाए जा रही है, और उस सिक्के को स्वीकारने की विडंबना मात्र मेरी ही नहीं उन सबकी भी है जो जानते हैं सिक्का खोटा है। वाह वाह वाह। मैंने नहीं चलाया है प्रेस फोटोग्राफरों के लिए राजघाट पे अंबर चरखा, ना अपनी फटी कमीज पे लगाया है गांधीवाद का पैबंद। तो इसका अर्थ ये न समझना कि मुझे है गांधी से घृणा या कि मेरी श्रद्धा उथली है, वरन मुझसे नहीं किए जाते हैं चोचले। क्या बात। गांधी मेरे लिए है महज एक आदर्श जिसे न मैं ओढ़ सकता हूँ न बिछा सकता हूँ, पर किसी बंदरिया के मरे बच्चे सा छाती से चिपकाए जी सकता हूँ, जिए जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कविता मैंने जब रमानाथ जी को दी तो मैं मनी मनी सोच रहा था कि हम गांधी जी के खिलाफ या उस तरह की खिलाफ नहीं है ये, वैसे नहीं खिलाफ नहीं है, तो वादियों के खिलाफ है। हाँ, वादियों के खिलाफ। ये सरकारी तंत्र में ये रेडियो में प्रसारित होगी या नहीं। हाँ। तो रमानाथ जी ने उस कविता को प्रसारित किया। बिल्कुल। और फिर मुझसे बोले ऋतुपर्ण बहुत अच्छी कविता है, अब 14 नवंबर आ रहा है तो तुम मुझे नेहरू पर भी कविता लिख करके दो। तो मैं फंस गया। तो मैंने कहा जी गांधी जी के लिए तो मेरे मन में बहुत अच्छी श्रद्धा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नेहरू युग के मोहभंग में पैदा हुई पीढ़ी का प्रतिनिधि हूँ, और वो जो सारी हमारी परेशानियों का कारण है युवा पीढ़ी की, उसके सूत्र जो है उस नेहरू युग से जुड़ते हैं। तो बोले यही लिखूं। मैंने कहा रेडियो सरकारी माध्यम में आप प्रसारित कर पाएंगे या नहीं, तो उनको थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा तुम कविता लिख के लाओ फिर बताना। मैं कविता लिख करके ले गया, एक लंबी कविता ले गया था, वो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन ले गया। तो मैंने कहा कि लीजिए कविता, बोला सीधे चलो रिकॉर्डिंग में। मैंने कहा आप एक बार देख लेते, कहता देखनी नहीं है मुझे। उन्होंने सीधे रिकॉर्ड की और प्रसारित की, और प्रसारित करने के बाद फिर एक सज्जन आए इलाहाबाद से, लखनऊ से, और वो उस कमरे में आए, पंडित जी कैसी कविताएं प्रसारित कर रहे हो, तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? और मैं बैठा हुआ था। एनीवे, वो एक लंबा प्रसंग है। मैं दूसरी वाली कविता भी है, उसका मैं थोड़ा सा संदर्भ दे देता हूँ। लंबी कविता नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा होता है युवा पीढ़ी का मन जो होता है ना, वो जब कोई रिएक्शन सुनता है तो रिएक्ट करता है। तो हुआ ये कि मैं एमए की क्लास में बैठा हुआ हूँ और हमको हमारे गुरु पढ़ा रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो राजा लक्ष्मण सिंह का किया हुआ है। और उसको पढ़ाते पढ़ाते अचानक वो भटक गए और बोले देखो उस जमाना क्या था, दुष्यंत थे, ये थे, वो थे, अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, कैसे बड़े बड़े लोग थे, अजान बाहु और ये। और आजकल की युवा पीढ़ी निकम्मी, बेकार, कुछ नहीं। तो मन को इतनी तकलीफ हुई कि उस क्लास में बैठे बैठे ही मैंने एक कविता लिखी थी, बाण ये लक्ष्यहीन, 1968। हमारे पास बाण हैं पर वे यूं ही प्रत्यंचा पर चढ़े ही चढ़े रह जाते हैं हर बार। लक्ष्य उन्हें कोई मिला नहीं और न उन्हें लक्ष्य संधान करने दिया जाता है।
वे आते हैं अतीत का गट्ठर उठाए और हमारे सामने या खोल कर बैठ जाते हैं, कथावाचक की तरह सुनाते हैं हमें गीता महाभारत और गुनगुनाते हैं एक धनुर्धर अर्जुन भी था। हमारे अंगूठे तिल मिलाते हैं, उद्यत होते हैं छोड़ने को बाण, लक्ष्यहीन पर वे शीघ्र ही भटक कर लौट आते हैं तरकश में। अर्जुन सुनो, धनुर्धर तुम भी थे और धनुर्धर हम भी हैं। सौभाग्य से पर तुम्हें लक्ष्य मिल गए और हम लक्ष्य न खोज पा सकने की विवशता में रीतते ही चले जा रहे हैं। हमारे अंगूठे कटे नहीं हैं, हमारे धनुष की प्रत्यंचा भी ढीली नहीं है और हमारे बाण भी उतने ही नुकीले हैं, पर हमें तो बांध दिया गया लौ जंजीरों से। ये परंपरा रूढ़ी की बात है। लंबी कविता मैं नहीं सुनाऊंगा आगे। 80 में सन 1980 में पहला संग्रह सुरेश का आया, एक अकेली गौरैया देख, इस नाम से, अकेली गौरैया देख। और इसकी जो ये इस शीर्षक से जो कविता थी वो उस समय में बड़ी ही चर्चित हुई। तो वो 2-4 पंक्तियां या 5 छोटी ही कविता है, उसको जरा और सुनाओ। कोई मेरा इंतजार करता है, शब्दों को अधरों में छिपाए, जिनका संदर्भ मुझसे जुड़ा है। कोई मेरा इंतजार करता है। धूल भरी आंधियों के बाद बरसती रिमझिम बूंदों में कोई देर तक भीगता है और एक मन ऐसा कि अब तक किसकिसाहट में लिपटा है। हथेलियों में स्पर्श की गर्मी दबाए किसी का तन रह रह कांपता है। कोई मेरा इंतजार करता है, शब्दों को अधरों में छिपाए, जिनका संदर्भ मुझसे जुड़ा है। सूनी छत पर अकेली गौरैया देख, किसी की यादों में उदासी कौंधती है। 1 for sorrow 2 for joy, लड़कियां कहती है ना, तो वो भी मेरे पास था कि सूनी छत पर अकेली गौरैया देख, किसी की यादों में उदासी कौंधती है। और बस आशीर्वादों की अल्पना पूर्ति है। अनिश्चय के कोहरे में घिरा किसी का मन रह रह डूबता है। कोई मेरा इंतजार करता है। ये उस तरह का एक संग्रह था। देखिए, आज भी इतने वर्ष निकल गए, 80 से आज 22 आ गया है, फिर भी ये कविता जो है आपके मन को टच करती है। लेकिन एक मैं प्रश्न इसमें ये करना चाहता हूँ। आपने देखा कि सुरेश का जो पढ़ने का अंदाज़े बयां है उसमें बड़ी ज़बरदस्त लय है। अभी आप सुन ही रहे थे, आपने 2-3 कविताएं सुन ली सुरेश की, और बाद वाली कविता में तो बाकायदा एक जो अंदाज़े बयां है उसमें बड़ी गहरी लय है। तो ये जो लयात्मकता तुम्हारी कविता में है, इसके स्रोत क्या हैं? ये क्या तुम क्या कुछ वर्ड प्लेसमेंट्स ऐसे करते हो कविता के अंदर जो इसको लयात्मकता देते हैं, या तुम्हारा सिर्फ एक ड्रामेटिक रेंडरिंग ऑफ पोएट्री है? क्या वो, अगर ये दोनों चीजों के बारे में अगर शब्दों में लय या ड्रामा नहीं है तो आप अपने प्रस्तुतिकरण से उसमें न लय पैदा कर सकते हैं न ड्रामा पैदा कर सकते हैं। गुड। लेकिन जो हमारे अनुभव रहे उसके अंदर ही एक तरीके का लिरिसिज्म भी था और ड्रामेटिक एलिमेंट भी था। और जहाँ तक बात है, कोई प्रयास करके ये मैंने पाया हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं जिन लोगों का आशीर्वाद पाता रहा, स्नेह पाता रहा, उनमें गिरजा कुमार माथुर भी प्रमुख थे, मैं तो उनको पापा ही बोलता था। रमानाथ अवस्थी थे, धर्मवीर भारती जी थे। इन सब लोगों के साथ जो मुझे स्नेह मिला और जब मैं इनकी रचनाएं पढ़ता था तो वो मुझे प्रेरित तो कहीं ना कहीं करते ही होंगे। अब मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ रमानाथ जी की वो लाइन जो आज इस सारे माहौल में और याद आती है। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। हाँ, भीड़ में भी अच्छा रमानाथ जी के स्टाइल में सुना रहे हो तो बहुत अच्छा। तो वो जो कविता थी हम लोगों की पीढ़ी को बहुत ही इंस्पायर करती थी और उसके अंदर एक सच्चाई थी। जैसे कि वो कहते थे कि भेदभाव किया नहीं शूल और सुमन से, जो भी मिला मिला पूरे मन से, पाप पुण्य जो भी किया
किया, वो भी हाँ वो भी तो किया। मैं ये कहूँगा कि मैं, हरीश, पवन या प्रेम, जो हम तीनों चारों पांचों लोग समकालीन हैं, हम लोगों ने ये बात अपनी गांठ बांध के रखी थी कि प्रेम करो या पाप करो, कुछ भी करो, पुण्य करो, मन से करो। तो हम उस तन्मयता को जीते हैं और आज भी जीते हैं। इसलिए हर जगह हमको कभी भी कोई ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसके लिए हमको दिलित होना है। पर लयात्मकता का स्रोत नहीं टच कर रहे। नहीं, वो बहुत मुश्किल है बताना। चलो, ये कोई आपका नहीं, शिल्प होता है, आगे वो शब्द चलते हैं। अपने आप पैदा करता है। आगे चलते हैं। सुरेश ने, आप ये देखिए कितनी इनकी जो है रागात्मकता है कविता की, तो ये कहना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च और जो शोध कार्य किया वो मुक्तिबोध के ऊपर, उनकी लंबी कविताओं के ऊपर, जो कि कहीं कहीं कितनी शुष्क हो जाती हैं और विचार से भरपूर है, और पुस्तक है पूरी मुक्तिबोध के ऊपर, नाटकीय तत्व के ऊपर इतना काम है। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो तुम तो लिखते हो, अधिकतर जो तुम्हारी कविताएं हैं वो शॉर्ट पोएम्स हैं, कुछ लिखी हैं सुरेश, लंबी कविताएं भी कुछ लिखी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट पोएम का पोएट है। तो ये जो लॉन्ग पोएम है, और तुमने चूंकि इतना काम किया है लॉन्ग पोएम के ऊपर, तो इसको तुम कहाँ मतलब प्लेस करना चाहोगे, या क्या कोई एक व्याख्यात बिंदु ढूंढना चाहोगे? क्या ये लॉन्ग पोएम किसी विचारधारा का पैशन से निकलती है, या ये लॉन्ग पोएम है ये एक विराट कैनवास और एक कोई स्पेसिफिक मनस्थिति से निकलती है? पवन, सच तो ये है कि मैंने कोई भी जो लंबी कविताएं लिखी हैं वो लंबी कविता लिखने के लिए नहीं लिखी, और जैसे मैंने लिखा आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मेरी 3 लंबी बड़ी कविताएं हैं। एक जो पहली लिखी थी वो थी ये मेरे कामकाजी शब्द में। हाँ। दूसरी लंबी कविता मेरी आई हिरोशिमा की याद नामक किताब में, मेरा अतीत ही है भविष्य मेरा। और तीसरी बिल्कुल अभी लिखी कोरोना काल के दिनों में जब मैं बेहोशी में पड़ा रहता था, और वो थी मानव नहीं है पाप की संतान। ये पैराडाइज लॉस्ट में जो कल्पना है कि सेब खाया और उसके बाद वो उनको पैराडाइज से बाहर निकाल दिया, तो मेरी वो जो कविता बनी उसमें ये है कि प्रभु ने हम पे बड़ी कृपा की जो हमको स्वर्ग से नीचे भेज दिया, तो हमने ये रूप रस गंध से भरी हुई पृथ्वी के ऊपर जो पाया है उस स्वर्ग में हम नहीं पा सकते थे। वो अमरता हमारे लिए वरदान नहीं थी। और फिर उसमें कल्पना मैंने ये की है कि प्रभु ने हम पर कोई अपराध के कारण हमको फेंका हो, शाप दिया हो, ऐसा नहीं है। वो शायद उस पूरे स्वर्ग के वातावरण के अंदर जो भोग विलास में डूबे हुए लोग में वो कोई एक ऐसा तलाश कर रहे थे जो उनके नियमों को तोड़े। तो मैंने वो नियम तोड़ा, लेकिन अन्य लोग नियम न तोड़ने लगे, इसलिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा दिखाते उनसे कहा निकाल दो इसको, और मुझे निकाल दिया। तो ये उनका मेरे ऊपर इसलिए था। और जब हम यहाँ आए और हमने हमारा जो शिशु हुआ, तो मेरी पत्नी जो वहां पर भोग्या मात्र थी, यहाँ आकर उसने मातृत्व का सुख पाया। हमने बच्चे की किलकारियां सुनी, ये उस स्वर्ग के अंदर संभव नहीं थी, और इस सब से हम आगे बढ़े हैं। तो कैसे मैं कहूं कि मानव पाप की संतान है, हम तो उसके पुण्य की संतान। तो ये एक लंबी कविता बनी, और आप मानिएगा कि ये लगभग एक सिटिंग में लिखी गई है, बाद में तो सिर्फ ब्रशअप किया। और ये कामकाजी शब्द में जापान में था, और मेरे सामने न जाने कितने बिंब घूमते रहते थे। ननमन चौक हुआ था जब मैं मॉरिशस में था, या 9/11 हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे विश्व पटल पे घूमने वाली चीज़ें घूमती रहती थी। मैं सोया हुआ हूँ रात में, ठंड की रात में, और अचानक मुझे ऐसी बेचैनी हुई कि कुछ बिंब मन में आ रहे हैं, लिख लो। मैं बहुत आलसी हूँ, न जाने मेरी कितनी कविताएं खो गई जो मेरे मन में आई और मैं नहीं उठा और नहीं लिखा। तो मैं उठा और मैंने हीटर जलाया ठंड में और बैठ गया, और मैं लिखता रहा सुबह तक। वो मेरी कविता एक बनी। उसके अंदर तिनहनमन चौक भी है, उसके अंदर महाभारत भी है, उसके अंदर वाजपेयी भी है, उसके अंदर एकलव्य भी है, नचिकेता भी है, और वो आते जा रहे हैं। तो कोई मैंने फॉर्मेट नहीं चुना और वो लिखती चली गई। हाँ, मैं अंश में सुना देता हूँ अजय, बाद में टाइम होता है।
लेकिन ये तो है तय कि तुम्हारे पास एक विराट कैनवस तो तुमने दिया, तो एक एलिमेंट तो हम लॉन्ग पोएम का कम से कम निश्चित रूप से वो तो निश्चित कर लें कि विराट कैनवस तो था, इसका मतलब वो मैंने लिया नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं मुक्तिबोध की बात नहीं जानता कि उन्होंने अंधेरे में कैसे लिखी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत आलसी जैसे आदमी से कुछ ऐसा कुछ हुआ उद्वेलन कि मैं रुक नहीं पाया और मैंने लिखा। और मैं प्रेम की बात को पूरा करता हूँ, मुझे सुना लेने दो छोटा सा। एक सेकंड, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है इस काम काजी शब्द, ये दिखाओ जरा। ये जो संग्रह है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट, इसमें कई छोटी कविताएं हैं जो बहुत अच्छी कविताएं हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छी कविता है। इसमें बीज नाम से एक बहुत अच्छी कविता है, और मतलब कई छोटी छोटी कविताएं। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी इसलिए है ये संग्रह क्योंकि इसमें जो जापान का इसका प्रवास है सुरेश का, उससे अनुभूत सारी कविताएं हैं इसके अंदर, छोटी 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 छोटी, कुछ तो बिल्कुल हाइकू स्तर की कविताएं हैं। तो मैं इस संग्रह को, मैं सिर्फ तुम लंबी कविता के मोह में न मत जाओ, इसमें बहुत कुछ और भी है। और जो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये चाहता था कि एक छोटी कविता, छोटी भी सुना दो। हाँ, जो जापान से जो जुड़ी हुई कविताएं हैं उसका भी एक बानगी रहनी चाहिए इसके अंदर। अत्याचारों की भी एक परंपरा होती है, सिद्धांतों और नफासतों से भरी, चाहे फिर कटे एकलव्य का अंगूठा, प्रमच्छु के कंधे पर बैठ गिद्ध नोच नोच खाए उसका मांस, संजय सुनाए अंधों को महाविनाश का आंखों देखा हाल, सुकरात मीरा को पिलाया जाए जहर, या लिंकन गांधी मार्टिन लूथर किंग की छाती में उतारी जाए गोली, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो वक्त के आगे की सोचते हैं उनके साथ ऐसा ही होता आया है, यही तो परंपरा है। इसलिए मेरे कामकाजी शब्द ये जुबान है, आलोचकों ने काट दी इनकी जुबान, के इतिहास में दर्ज न हो सके इनका बयान, कि वक्त की अदालत में गलत बयानी का कर न सके प्रतिकार, गिनवा दिए जाएं वे सभी अपराध जो उन्होंने नहीं किए गए। इस तरह से ये बहुत लंबी कविता है इसलिए निकल, लेकिन मैं छोटी कविता सुना देता हूँ, मैं छोटी सी सुना देता हूँ। ऐसा है कि आजकल हिंदी में हाइकू बहुत लिखे जा रहे हैं और लोग सोचते हैं 5-7-5 लिख देने से हाइकू हो गया, लेकिन हाइकू जापानी परंपरा में एक साधना है। उनका जो जैन संप्रदाय है, जो हमारे ध्यान संप्रदाय से गया है, उसकी साधना का एक अंश है कि आप चीज को देख रहे हैं, प्रकृति को निरख रहे हैं, और उसमें आपका एक उन्मेष होता है और आप उसको ब्रेविटी के साथ पेश कर देते हैं, वो उनका हाइकू होता है। 5-7-5 का उनका जो फार्मूला वो हमारे इसलिए लागू नहीं होता है कि जापानी भाषा के अंदर चाइनीज शब्दों के बहुत सारे वो हैं, वो चित्र भाषा है। उन्होंने एक चित्र रखा चाइनीज भाषा, तो एक है, लेकिन उस चित्र के अंदर छुपे हुए तो 1000 शब्द और हैं। हमारे यहाँ एक अक्षर एक शब्द रखा और आपने बना दिया हाइकू, तो उसमें बात बन नहीं रही है। तो इसलिए मैं अपनी इन छोटी कविताओं को हाइकू नहीं कहता, सिर्फ कहता हूँ कि छोटी कविताएं हैं, लेकिन कितनी छोटी हैं वो भी आप देखिए। एक दिन मैं जब सो रहा था और सुबह उठा तो मैंने पर्दे हटाया तो देखा कि सारा वातावरण सफेद हो गया। अरे ये क्या हुआ? तो मैंने पहली बार बर्फ देखी, कैसे रात को स्नोफॉल हुआ है। और उस वक्त मैंने देखा कि मेरे घर के सामने जो बगीचा है उसमें जो पेड़ था, जो रात को जब मैं या दिन में देखता था बिल्कुल काला हो गया है, ठंड की वजह से पत्ते झड़ गए हैं, ठूंठ हुआ पड़ा है, वो एकदम सफेद हो गया है, बर्फ जम गई है उसके ऊपर। तो एकदम मेरे मन में एक बिंब आया। कितने अक्षर हैं आप गिन लीजिएगा। दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेतांबर, दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर का ये, अब इसमें 7 शब्द हैं कुल। इसी तरह मैंने जब देखा कि वो जो क्यारियां थी मेरे घर की, उसके ऊपर रुई के गाले की तरह से बर्फ पड़ी हुई है, जैसे रुई के गोले होते हैं ना, वो चुस्की वाले भी होते हैं इस तरह के। और दूसरा ये था कि जैसे रुई के कुछ गाले पड़े हुए हैं। तो एक बिंब मेरे मन में उभरा और वो ये था, सारी रात हवा ने धुनी कपास, हवा ने धुनी कपास। तो जो धुनिया धुनते थे तो वो रुई जो है धुनक करके ऊपर जाकर के लटक जाए चारों तरफ, तो वो उस तरह से वो गाले लटके पड़े हुए हैं। वहाँ पर एक बिंब ये मन में बना। तो इस तरह से बिंब मन में आते रहे। ऐसे ही एक कविता में याद आ रही है। मैं ये कहना चाहता था, ये
जो बिंब सुरेश के बनते हैं वो एक तो ये ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था कि फोटोग्राफी से बिंब तुम्हारे आते हैं काबे में, या काबे बिंब से तुम फोटोग्राफी की तरफ गए? ये बड़ा विलक्षण सवाल किया है, लेकिन इसका क्या है कि 1966 में अज्ञे ने सुनहले शैवाल नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो क्या हुआ कि सुनहले शैवाल मुझे कविता प्रतियोगिता में इनाम में मिली थी। अज्ञे जी की कविताएं और उनके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ उसमें थे। उन फोटोग्राफ्स को देखकर मुझे फोटोग्राफी करने की ललक जागी। उससे पहले मैं एक छोटे से बनी कैमरा एक दोस्त के पास उधार लेके फोटोग्राफी करता था। कैमरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जब लेक्चरर बन गया तब कैमरा खरीदा था। एनीवे, ये तो हुई फोटोग्राफी की और उसकी बात। वो चीज़ मेरे मन में थी कि ये कविता और चित्र का भी कोई संबंध है, लेकिन चीज़ें चलती रही। लेकिन मन में मैं कभी चित्रकारी भी करता था, तो वो सब मन में रहता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं, मेरी कविता में एक दृश्य, एक बिंब पहले आता है जो मेरे मन पे होता है, और फिर मैं उसे शब्द देता हूँ। इसलिए मेरी कविताओं में जो मैं महसूस करता हूँ, शाब्दिक विन्यास का हुनर नहीं है, वो कहीं एक दृश्य है जिसको मुझे शब्द में आप तक पहुंचाना है, और वही मेरी कविता का एक मूल स्थायी भाव मैं कह सकता हूं। और फिर क्या हुआ कि कोरोना के दिनों में जब मैं ग्रस्त हो गया था और बहुत बीमार था, ठीक हुआ, तो मेरे पास हजारों ट्रांसपेरेंसीज थी जो मैं पिछले 40-50 साल में खींच पाया था। अब मैं मन किया कि मैं क्या करूं। फोटोज के ढेर लगे हुए थे, बड़े बड़े लोगों के फोटोग्राफ्स थे, तो मैंने उनको छांटना शुरू किया खाली बैठे समय में। तो उनमें जब मैंने देखा तो कुछ ट्रांसपेरेंसीज मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल मेरी उस कविता से जा रही है। तो 2-4 जरूर दिखा, 2-4-5 ट्रांसपेरेंसीज मैंने देखी। ये सुरेश की नई किताब आ रही है या आ गई है, जिसमें कि वो सब ट्रांसपेरेंसीज हैं और उसके साथ कविता, तो चित्र भी है, हाँ चित्र भी है और चित्र के साथ कविता, और वो बिंब भी हाँ, मेरी कविताएं, मेरी फोटोग्राफी, इन्हीं की कविताएं, लेकिन आपको फोटो लेकिन उस कविता से मिल रहा है, वही आपको बताता हूँ। लेकिन बात ये है कि कब करी थी वो ट्रांसपेरेंसी और कब करी थी वो, उसका कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। कविता 50 साल पहले लिखी है। किताब भी बनेगी जैसे। मैं एक कविता इसमें से सुना देता हूँ। कविता लिखी मैंने 50 साल पहले, और इमेज मैंने 2015 में कोणार्क मंदिर में खींची है। कोणार्क का शिल्प है ये, अगर आप देख पा रहे हो तो। और कविता मैंने लिखी थी 1975 के आसपास। और कविता क्या है, इस चित्र को भी आप ध्यान में रखिएगा। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता उष्ण स्नेह जल बूंद बूंद पिया। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया, अधरों पर बहता स्नेह जल बूंद बूंद पिया। मन में बसा अकेलापन आंसू बन ढुलक गया। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने जिया। बाहों में बंध आकुल कपोत सो गए, पलकों में मुद खारी सैलाब हो गए। अल सुबह उमग खिला दुख, पंखुरी पंखुरी हो झर गया। वह क्षण अप्रतिम जो तुम्हारे साथ मैंने किया, वो क्षण अप्रतिम में। तो ये कविता 1975 में लिखी। 2015 में मैं कोणार्क गया, हालांकि कोणार्क में पहले भी कई बार गया, चित्र भी खींचे, कभी दिमाग में नहीं आए। लेकिन कोरोना के दिनों में जब मैं तलाश रहा था ट्रांसपेरेंसी को, तो मुझे ये ट्रांसपेरेंसी मिली। और मैंने कहा कि ये जो युग है, ये अगर मैं इसको अंकुशलता के साथ जोड़ूं तो कैसा लगेगा। तो मैंने शुरू तो एक शुरुआत, और उसके बाद फिर जब मेरी कविताएं निरंतर निकलती रही, एक ट्रांसपेरेंसी मिली। इसमें आप देखेंगे सूर्यास्त हो रहा है और सामने एक पहाड़ी है, उसके पीछे सूरज डूब गया है, और सामने पड़ गई है सारी की सारी पहाड़ी खाली पड़ गई। तो मेरी एक कविता थी 1976 की, 77 की। मैं शिमला से लौट रहा था चंडीगढ़, हनीमून के बाद की बात है सर, रहस्य की बात तो ये है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, अभी
अभी डूबते सूरज ने रंगा था पहाड़ी का माथा, अभी अभी डूबते सूरज ने रंगा था पहाड़ी का माथा, तब से ही सामने पड़ती पहाड़ी में देखो ना कैसा चुप है सारा। तो ये चुम्बन की जो प्रथम अनुभूति का चित्र है वो इस प्रकृति के अंदर एकदम प्रश्न रूप में सामने आया। और ये चित्र मैंने खींचा है जापान में, शायद 1909-10 के आसपास। तो कितना अंतराल है। तो ये पूरी पुस्तक में जो चित्र है वो सारे खींचे गए हैं कवि, और जो कविता लगी है वो कवि है। तो कविता को देखकर चित्र खींचे गए या खींचे हुए चित्रों को देख के कविता लिखी गई? ये सुरेश की कविता है हिरोशिमा, और इसमें चित्रांकन अशोक भौमिक बहुत बढ़िया इसमें चित्र हैं। हिरोशिमा की जो क्रूरता थी और जो हिरोशिमा का जो भयावह था जो था वो सब कुछ इसके अंदर है, और उसी से जुड़ी हुई कविताएं हैं। हिरोशिमा ने इसके मन को, सुरेश के मन को बहुत मथा। और सिर्फ इतना बता दो कि क्यों ऐसा हुआ। कविता पढ़ने का पता नहीं ये बोलते कि नहीं हमारा और नहीं है, ये खड़ा हो गया। देखिए ये अशोक भौमिक जी की एक पेंटिंग है, और इसके साथ भी आनंद की बात यह है कि ये पेंटिंग उन्होंने न जाने कब बनाई थी। तो मैंने जब ये कविताएं लिखी तो मैं अशोक भौमिक जी के पास गया कि हिरोशिमा से जुड़ी मेरी 4-5 कविताएं हैं और मैं इसको लेके किताब बनाने की सोच रहा हूँ। मैं अपने फोटो जो मैंने हिरोशिमा के खींचे हैं और कुछ और जो मिल रहे हैं उनको लगा के पुस्तक बनाना चाहता हूँ। तो उनको बोले सुरेश भाई रुक जाओ, तो क्या हुआ? बोला इनके साथ तो चित्र नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग दूंगा। तो वो मेरे साथ बैठे और हर एक पेज के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रही है पेंटिंग वो अगले पृष्ठ पे आने वाली लाइनों के साथ उसका एक संबंध भी जोड़ता है। तो ये एक विलक्षण बात हुई। और जापान के ही प्रोफेसर इशिदा जी ने तत्काल इसका जापानी में अनुवाद किया। तो ये बाइलिंगुअल है, जापानी में और हिंदी में, और इसके कई भाषाओं में अनुवाद हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से प्रकाशक नहीं मिलते तो छपते नहीं। कोंकणी में हुआ, असमी में हुआ, तमिल में हुआ, पंजाबी में हुआ, मराठी में भी कुछ लोगों ने किया। एक अखबार में निकलता छापा था। लेकिन हम छोटे कवि, हमारी जानकारी नहीं है, हमारे प्रकाशक हमारी कविता संग्रह नहीं छापता है, सब हमने छापे हैं, कोई बात नहीं। तो इस कविता में एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, हिरोशिमा की याद, जो इसका टाइटल सॉन्ग तो नहीं होगा कविता। सही बात हुआ ये कि 2004 में मैं गया था हिरोशिमा। 2002 में मैं जब प्रोफेसर गया था तो स्टडीज में जापान में हिंदी पढ़ाने के लिए, तो मैंने क्लास में आकर के कहा कि आज हमारी कक्षा में बातचीत का विषय हिरोशिमा। तो मैं बातचीत करके हिंदी सिखाया करता था, जैसे कि हम पिकनिक में गए तो हम कैसे कहते हैं से बात करता था। तो मैं हिरोशिमा में बात करें, एक जापानी लड़का खड़ा हुआ, सर समझ लीजिए हम हिरोशिमा पे बात नहीं करना चाहते, हम हिरोशिमा को याद भी नहीं रखना चाहते, कृपया आप इसको प्राप्त न करें। तो जापान था, हिंदुस्तान नहीं था कि मैं उसको फोन करके तो बैठ जाता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया याद आई। मैंने कहा कैसे लोग हैं जो हिरोशिमा को याद नहीं रखना? क्या हिरोशिमा भुलाई जाने वाली चीज है? कैसे संभव है ये? तो मैंने ये कविता लिखी और उसके बाद एक सीरीज बन गई। तो ये कविता की कुछ पंक्तियां सुनिए। बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही होती है। और हिरोशिमा अगर आज हिरोशिमा की याद नहीं होती तो मोदी को बटन दबाने लगते हैं, हमारे पाकिस्तान में बैठे लोगों को बटन दबाते तेज नहीं लगते। जैसे ही बटन दबाने की तरफ भाग जाता है हिरोशिमा याद आता है। इसलिए मेरा मन ये कहता है कि बचाए, मैंने उस बच्चे के जवाब में लिखा कि हमें याद नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? तो बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, हिरोशिमा की याद ही रोकेगी। और हिरोशिमा होने से मैं बीच बीच में रुकाऊंगा। लोग भूलते जा रहे हैं हिरोशिमा की सुबह, जब घड़ी में 8:15 बजे थे, जब आसमान का सूरज धरती के सूरज से हार गया था। भूलते जा रहे हैं लोग उस चमक की बात, लाखों भक्तियों के एक साथ भटकने की बात, पत्थरों पर छपी परछाइयों की बात लोग भूलते जा रहे हैं। भूलना उनका स्वभाव है,
भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिनमें उनका स्वभाव है भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन जिन्हें नहीं मालूम हिरोशिमा का सच, उन्हें कौन बताएगा? जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे बेखबर बच्चों को कौन समझाएगा अणुओं की आग का मतलब? जल्दी ही हिरोशिमा और नागासाकी शब्द में रह जाएंगे। उस महाविनाश का हाल बताने वाला संजय भी जब चला जाएगा तब कोई कैसे जानेगा कैसे बरसी आग यहाँ से मौत? और अनगिनत लोग एक बूंद पानी को तरस से भाप बनकर छोड़। तो ये कविता बिल्कुल, और इसके बाद और देखिए तो ये भविष्य की कृपा है। तो ये थे आपके सामने मल्टी टैलेंटेड सुरेश ऋतुपर्ण, मेरे अपने मित्र और मूलतः कवि। यही पहचान इनकी हमेशा रहेगी और बहुत बहुत आपको